विश्वविद्यालय के कुलगीत द्वारा कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। सुगम शिक्षा का आलय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारा भारत और भारत के बाहर के भी भारतीय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसके द्वारा अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और आजादी के अपने संघर्ष को याद कर रहे हैं। हमने इग्नू की तरफ से यह निर्णय लिया कि स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र इग्नू इस अवसर पर 75 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। आज हम उसकी 38वीं यानी 38th पायदान पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को नमस्कार करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हीं के प्रेरणा से और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लगातार यह कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। उनका सदैव हमें सहयोग और बल रहता है। मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति और स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी का भी स्वागत करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। इन्हीं के कुशल मार्गदर्शन में और कुशल निर्देशन में यह केंद्र लगातार इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और विभिन्न अन्य कामों को भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आज हमारे बीच प्रमुख वक्ता के रूप में आदरणीय प्रोफेसर अजय दुबे जी उपस्थित हैं, जो कि जेएनयू में सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंतर्गत आता है, में प्रोफेसर है। सर, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे बुलाने पर आए, इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं अपने विश्वविद्यालय के अन्य माननीय समकुलपतियों, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न केंद्रों के निदेशकों और जो भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं देख पा रहा हूं हमारे क्षेत्रीय केंद्रों के भी बहुत सारे निदेशक, बहुत सारे प्रोफेसर और अन्य लोग उपस्थित हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। आज जो विषय हमने आदरणीय प्रोफेसर अजय दुबे जी के मार्गदर्शन में चुना है, वह विषय है भारत और उसके वैश्विक प्रवासी स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भारत से संबंध, इंडिया एंड इट्स ग्लोबल डायस्पोरा, इंडिया कनेक्ट आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजादी के आंदोलन में भी भारतीय डायस्पोरा का बहुत बड़ा योगदान रहा और आज भी वो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं।
और विभिन्न प्रकार से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिदृश्य पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आदरणीय प्रोफेसर अजय दुबे जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक का जो इंडियन डायस्पोरा है उस पर अपनी बात रखेंगे और हम सबको उससे लाभान्वित करेंगे। मैं आदरणीय अजय दुबे जी को आमंत्रित करने से पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने रखूंगा। आदरणीय अजय दुबे जी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और इस समय इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जेएनयू के डायरेक्टर हैं। आदरणीय अजय दुबे जी ने जेएनयू से पीएचडी और एमफिल किया, पॉलिटिकल साइंस से एमए और हिस्ट्री ऑनर्स भी हैं वो। इसके पहले वे सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज SIS जेएनयू के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं और डायरेक्टर UGC एरिया स्टडीज सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में भी वे डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य कई पदों पर अपना दायित्व का सम्यक निर्वहन किया है। आदरणीय अजय दुबे जी ने 10 किताबें लिखी हैं। मैं उनमें से कुछ किताबों के नाम आप सबके सामने रखूंगा। ऑन अफ्रीकन अफेयर्स इंक्लूड इंडिया एंड अफ्रीका's पार्टनरशिप, ए विजन फॉर ए न्यू फ्यूचर, जो कि स्प्रिंगर से छपी है। ट्रेंड्स इन इंडो अफ्रीकन रिलेशंस, जो कि मानस पब्लिकेशन से छपी है। फ्रांस एंड अफ्रीका एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, कलिंगा पब्लिकेशन से छपी। इंडिया एंड फ्रैंकोफोन अफ्रीका अंडर ग्लोबलाइजेशन, ये भी कलिंगा पब्लिकेशन से प्रकाशित है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन मॉरिशस, ये भी कलिंगा पब्लिकेशन से प्रकाशित है। ऑन डायस्पोरा ऑन इश्यूज इंक्लूड इंडियन डायस्पोरा कंट्रीब्यूशंस टू देयर न्यू होम, MD पब्लिकेशन से प्रकाशित है। इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, MD पब्लिकेशन से। और इंडियन डायस्पोरा ग्लोबल आइडेंटिटी, कलिंगा पब्लिकेशन से। तो जैसे इन पुस्तकों के माध्यम से ही हम सब समझ सकते हैं कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं आदरणीय अजय दुबे जी, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं। इसके अलावा इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इनको कई जगह पे सम्मानित भी किया गया है, विभिन्न प्रकार के संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में इनका योगदान रहा है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इनके निर्देशन में, इनके कुशल निर्देशन में बहुत सारे विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सर उनका मार्गदर्शन लगातार करते रहते हैं। तो ये आपका एक छोटा ब्रीफ था। अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो तो जरूर क्षमा करेंगे। और अब मैं बहुत ही विनम्रता से अनुरोध करता हूं आदरणीय प्रोफेसर अजय दुबे जी कि आप कृपया आज का जो विशेष व्याख्यान है उसको आरंभ करें। सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। हाँ, नमस्कार। प्रोफेसर सत्यकाम, PVC IGNOU, Dr. Sushil Tiwari. I see also some other PVC over here, colleagues who are present, other distinguished audience. It's pleasure to be part of this celebration with which I am also associated at JNU and have organized several such meetings. Thank you, IGNOU team, to invite me to share my views. As was pointed out by Dr. Tiwari, Indian diaspora is integral to India. Why we are discussing at the first place Indian diaspora when we are celebrating 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. The reason is that Indian diaspora was very much close, linked with India before independence, worked for independence in a very significant way, which is still not captured adequately as it should have been done. And in post-independent India also, in last 3 decades, it had played a very significant role about which we need not just to research and study, but to celebrate. The role has been so remarkable. And it is for this reason, I think it's in the fitness of the thing that it's good to discuss and celebrate Indian diaspora when we are celebrating 75 years of India's independence. I've been given 35 minutes, so I'll be brief and touching a few points just to flag some of them. The first important thing which we must understand that Indian diaspora, when we discuss its association before independence or post-independence,
is not a monolithic community. It is a very diverse community, and their role, their responses, our attachment with them, their contribution is therefore very diverse. In fact, Indian diaspora globally is a microcosm of Indian diversity. So as many diversity you find among Indians, so many diversity you will find among Indian diaspora. To cut the classification and discussion short, we have two kinds of Indian diaspora at broader level that we must distinguish when we would like to discuss their attachment, our connect with them, their role in the past, their role in present India. One is the PIO, people of Indian origin, who have migrated from India and have acquired the citizenship of other countries. The second one is those who are a migrant community, stay there for very long time, maybe lifelong, but they still hold Indian passport. And they are called NRI, non-resident Indians. And side by side with these two, when we discuss Indian diaspora, there is two other categories that also we should remember, which cut across these two categories. One is the old diaspora, those who went before Indian independence, and the new diaspora, those who went after Indian independence. The old diaspora, some of them are very old. They might have lost touch with India, those who went during medieval time, ancient time, as preachers, as traders. But those who went during colonial times, 200 or 300 years ago, many of them have retained some kind of image or some kind of connect with India, which is what matters for our discussion today. Therefore, this old diaspora is something which is very sizable in number, and which still matters for India in terms of our understanding diaspora connect. The new diaspora, again, is diversified. You have a high-tech digital diaspora which went to developed country. Either they were super skilled, a skilled doctor, engineer, of course, computer scientist, and they are settled mostly in developed countries. Then there are a good number of low-skilled diaspora, and that number is quite high, around 6 million plus, which are largely in Gulf countries, in Africa, and some Southeast Asian countries, where they are very low-skilled and they have very little chances of settling down and becoming citizen of those countries. So when we try to understand India connects with the diaspora before and after independence, their role associated with India, we must keep these different categories of diaspora in mind. Then probably we'll be able to understand their contribution. So the diaspora is important, therefore, all these categories for celebrating 75 years of India's independence, because they played into different capacity in different places a role in independence of India, to which I'll come. And then also they are playing very significant role in post-independent India, which we are now getting to know and trying to increase their role by providing more space within India through policy changes, through policy options given to them. What is equally important for us to understand the role of Indian diaspora in independence is two things. One, that one aspect of diaspora that they went in a very difficult situation where they went to replace during colonial period in large number, which forms the part of Indian diaspora policy now. As a whole diaspora, they went to replace slavery.
And despite the fact that they went as indentured worker, they were treated more or less like slaves. So the condition legally was different. And therefore, their capacity to contribute in terms of India's independence was limited wherever they were situated. But at the same time, there were quite a good number of Indians who had gone to Southeast Asia as merchant, as migrant, to seek better life, and also in developed countries like United Kingdom, United States, Canada, where they were well settled and they were in a position to play important role. So if one wants to understand that, that is something that one needs to capture in a separate presentation, but just in nutshell, if you want to understand their role, the role of INA and role of Subhash Chandra Bose in mobilizing resources, not just the financial, but the human and hardcore committed cadre of people who are willing to lay their life for India's independence, is phenomenal. It's the massive mobilization in Southeast Asia by Subhash Chandra Bose in reaching to volunteers to create an army to fight for India independence, who really fought for India and came up to northeast of India fighting through Myanmar at that point of time. And so that is something we must celebrate, and we must pay our tribute when we celebrate 75 years of our independence. Second is the movement in developed countries, where you can find in India House in UK, where Shyamji Burma and many others, activists who mobilize support in different ways. I don't want to go into details of that, to get support for India's independence, and who gave their life working for that, though they could not see independent India. Similarly, Gaddar movement that was not just present in UK, but in USA, in Canada, everywhere you have support, which work tremendously for India's independence. And they mobilized local support, they mobilized financial support, they worked with their government, they worked with the civil community over there to seek support for India's independence. So they played their role in a very, very significant way, which we need to celebrate when we remember our 75 years of independence, and we must pay tribute and acknowledge their contribution when they contributed so significantly with India. Let us look at the contrast of this, that their contribution, their role to our India independence was how much limited, barred by the Indian leaders, a section of Indian leaders who were not for any attachment, any acknowledgement, any support, any connect, and any link with Indian diaspora before independence. Not to say that all Indian leaders were for dissociation with them, but the leaders who matters and who mattered most, organization which mattered, which politically mattered most, like Indian National Congress, was for dissociation with Indian diaspora. Nehru, since 1930, when he became Prime Minister, when he became in charge of Indian National Congress Foreign Policy Cell, he wrote a policy of India, which was still under colonial rule. What INC should have its policy to us, different countries, different regions, different issues, including Indian diaspora. And there he takes a categorical policy that India must actively dissociate with Indian diaspora, that they went as hireling of exploiter, and they must not be part of India's policy.
that they must prove themselves, make their place wherever they went, and we have nothing to do with them. They are for us a foreign citizens. They must act, behave, and be a foreign citizen where they are located, and work for their country, must not look towards India. India has nothing to offer them. And it was Nehru, but there was Srinivas Sastry, Kunjru, K.M. Munshi within Congress itself who were totally opposed to this. Annie Besant also. They wanted to connect with Indians who had gone as indentured worker, as free passenger, as Kangani workers, and under deceptions and allure, and they were being treated as slaves, and they must be part of India's policy to get a legitimate place and treatment in their society. But they were minority, they were a voice which didn't finally matter. It's Nehru who prevailed. The exception was South Africa, where Indian National Congress and Nehru remained committed to what Gandhi had done over there before he came to India in 1915. And they made South Africa the exception, where they were for all kind of support and association to Indian people in South Africa. But for all other countries, the Nehru prevailed effectively for Indian National Congress to dissociate with them. And therefore, when you see their contribution to Indian National Congress policy of dissociation and their contribution for India's independence, you must compare and contrast that they did contribute even when India was playing out a policy of active dissociation under the Indian National Congress and Nehru. Post-independence also, Nehru as a prime minister, also largely deciding the foreign policy, was opposed to any association with diaspora. And when India became independent, diaspora looked towards India with a lot of hopes, aspiration that India will support them. India will articulate their cause, because in most of the country, barring a few, they were in a minority position. They were being given rough treatment. They were getting marginalized. Even if they are doing economically and educationally better over the years, politically and socially, they are still being marginalized. And therefore, they look towards India to provide some kind of backup and support. But Nehru said, no. We will have a policy of active dissociation till he was alive. Except in 1962, when India was attacked by China, and Nehru had no support coming from his socialist friend Russia. And of course, the capitalist West was not someone whom he can easily appeal, because he had been dissociating with them and leaning towards socialist country China, Hindi-Chini Vai and Russian socialist. And therefore, the only hope he could see was towards Indian people across the world whom he had dissociated, and said, first time changing his earlier statement, that Indian diaspora has a dual loyalty. Look at the contrast that the statement makes, that it should help the country of origin when it is in crisis, and they must support India when it is being attacked and when it is under crisis. And this was appeal in a desperation. But despite his policy from 1930 to 1962 of policy of active dissociation with Indian diaspora, the diaspora globally queue up before Indian embassy for days to contribute money, ornaments, any other thing that they have to contribute, which can be carried to India to support India. So that demonstrated the support, the feeling, the attachment, the connect the Indian diaspora has with India, despite having a leadership which was insensitive to these connects
and followed an active dissociation policy which completely indoctrinated the bureaucracy, the embassy, the leaders, the debates, the academics, all over. That made them feel the diaspora is just a foreigner. We have nothing to look at them. In contrast to this, before I come to the current connect of Indians diaspora with India, there was simultaneously, as I said, a group within Congress, Annie Besant, Srinivas Sastry, Kunjuru, K.M. Munshi, who wanted to connect with diaspora, but they were marginalized. Other than Congress, it was RSS from very beginning that wanted to connect with people of India. Its Pracharak were in touch with them before independence and even after independence, when Nehru played its active policy of dissociation. They were designated, dedicated Pracharak like Chaman Lal and others who contributed significantly to connect with diaspora globally. RSS and later on Jan Sangh and much later BJP had always treated Indian people of people of Indian origin as part of its policy objective, to connect with them, to link with them, to appreciate and support the Indian civilizational cultural heritage that they have preserved much more safely than what many other communities, including in India, we have done, with much more respect than what we do, and to link with them. And therefore, when BJP came under Janata government, for a very short period of time under Vajpayee, that was played out, but it was a very short experiment, a limited capacity to experiment. But the message was clear that the diaspora policy of India is going to change when time comes to change it, when party comes in power, which can change it. And therefore, when it was being planned, a crisis came in 1990s when, I think I have a few minutes left. A crisis came in 1990 when India was going to get bankrupt. Sir, you have more than 10 minutes now. Yes, India was going to get bankrupt in 1990s. We were not having even $2 billion to pay for our import bill. Any day we are going to get bankrupt. That is, in this situation, the Congress government, which despite Nehru's appeal of 1962 till 1991, had maintained, because of indoctrination of active dissociation policy towards diaspora. The bureaucracy was indoctrinated, the academics were indoctrinated, the public opinion, the press, as if you talk about Indian diaspora, you are talking of something, totally unacceptable. They decided also to appeal to diaspora to help them out from the economic crisis by depositing their money in State Bank of India branches in their countries. And diaspora naturally said, hello, who are you? Where is India? How are we connected? Do we know each other? And this was a reply which was expected. And diaspora didn't respond much, despite the fact that it didn't want India to go down the drain of being declared a bankrupt country, a country which was supposed to emerge as an important international player, was going to get bankrupt, with which they are associated, was something that they were not willing to support. And when BJP government came to power under Atal Bihari Vajpayee, they surfaced globally to reach out to the government. Government surfaced to come out and change the policy completely by taking a U-turn, where it said the Indian diaspora connect is on. Active dissociation is out. Proactive association is in. And under L.M. Singhvi, the 5-member committee, high-level committee was appointed to visit a large number of diaspora countries where you have diaspora concentration, number is large,
to find out what they want from India. What can India them to connect with India? What can India do to support them? What can they do to support India in what is its priority? And the committee mapped the diaspora expectation, mapped their strength, mapped the demand that they have, and therefore came out with a policy which Atal Bihari Vajpayee government implemented, where large number of policy instruments were introduced. You might have heard about PIO card, you might have heard about Pravasi Bharatiya Divas, 3 days of celebration of diaspora with the Prime Minister, President, all cabinet ministers, state chief ministers, inviting the diaspora leaders and discussing with them how to connect better, awarding them these people whom we wanted to dissociate by Bharat Samman, which is one of the highest one, giving regularly every year to do mini Pravasi Bharatiya Divas in important diaspora country, to invite children to visit India or Know India program, to provide fellowship to diaspora children, to make diaspora children the same fee as Indian students pay, to put on the airport all the board welcome for NRI, PIO. So several instrument policies were launched. All Indian high commissions were then instructed that to change the policy of dissociation, to go and connect with diaspora, because diaspora is a policy that Government of India is now going to follow proactively. It is going to reverse this one. The Diasporic Connect started that way, started giving result. Diaspora also played its role, made its contribution when India needed just $2 billion, when it placed 2 plane loads of gold lifted from Reserve Bank of India to Bank of England just for 2 billion to give bank guarantee against import bill. Diaspora, on request of India, when India launched India Resurgent Bond, it bought bond for long term for $6 billion, which were parked in State Bank of India branches. And therefore, the entire problem of foreign exchange disappeared overnight when we had that. Similarly, they played very many roles, which there's no time to elaborate all of them, but some of them, like India-US nuclear deal, could not have come if the diaspora had not played a very significant role and allowed India to use nuclear technology despite not signing nuclear non-proliferation treaty. And similarly, when Prime Minister Modi came to power, he launched the diaspora policy with a new vigor. Wherever he went outside India, the most important program besides the government-to-government interaction was Diaspora Connect. His visit was never complete until unless there is a program with diaspora in that country. And in most countries, the Diaspora Connect program went very successfully in conveying India's message that those years of disconnect is over. Now it's time to connect with India, and India welcomes you, India recognizes you, India celebrates you, and therefore, when we celebrate this 75 years of India's independence, it's part of celebration of our connect, of our resolve to work together. Of course, this had been affected by some other global changes as well. As we know, the globalization has ignited many changes. Countries after countries are reaching out to their diaspora. In China in 1980, 64% of their foreign direct investment used to come to China through their diaspora. Not all of them owned by diaspora, but used to come through their diaspora. The country like Poland, country like Italy has a third chamber of parliament exclusively for people who had migrated hundreds of years ago. A third chamber of parliament to celebrate them.
So world is celebrating diaspora, had been celebrating diaspora since long. Israel, of course, is an exceptional, phenomenal case where diaspora role for their country and the country engagement with diaspora globally is unparalleled. But that might be an exception for various regions. But Indian engagement with diaspora in 3 decades is seen across the world as one of the best engagement, where 30 million diaspora, which is 30 million plus diaspora, which is present outside, brings 83 billion plus remittance every year, which is far more than the GDP of many countries in the world. And this diaspora connect in 2.5 decades has been so successful that we now need to rise as a global community, as a global player around the world, in knowledge economy, as we had been in the past, Vishwaguru, and we are now riding the wave of knowledge economy, which is again based on education. We must celebrate this by linking with Indian diaspora as our strategic asset, as the one who are our heritage resource, and India is global only with connect with Indian global diaspora. Thank you so much for this time. थैंक यू सो मच सर। आपके इस 30-35 मिनट के व्याख्यान में हमने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान के बारे में जाना, बल्कि उसके बाद की भी जो स्थितियां थी उसके बारे में भी आपने अपने विचार रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने आज रखी कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में काम कर सकता है, और आज की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। लेकिन आप ही के व्याख्यान से हमें यह भी पता चला, और हम लोग जो पढ़ते लिखते हैं उससे यह जानकारी होती कि हम अपने बहुत सारे वर्ष उस स्ट्रेटेजिक एसेट को अपने पास न लाने में बिता दिए, और जिसका आपने उदाहरण नेहरू जी के संबंध में दिया कि उन्होंने जानबूझकर के इस तरह की नीतियां बनाई कि इस तरह की चीजें हुई। मुझे लगता है कि आज की सरकार प्रतिबद्ध है इन चीजों के लिए, और हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है वह हमारी रक्त से जुड़ा हुआ है, हमारी मज्जा से जुड़ा हुआ है, और वह कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जिस तरह से उन्होंने संजोया है, शायद हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ना संजो पाए। मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है जब हम अपने ऐतिहासिक भूलों को दुरुस्त करेंगे और पुनः भारतीय डायस्पोरा के साथ उस तरह का जुड़ाव विकसित करेंगे जैसा होना चाहिए था। और एक बात मैं और जरूर कहूंगा, मुझे लगता है कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक वो डायस्पोरा जिसे आपने PIO कहा, जो कि आजादी के पहले की बात है, इंडेंचर लेबर वाला, और एक डायस्पोरा जो आजादी के बाद भारत से बाहर गया है, जिसे नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। इसके बीच के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मुझे लगता है उनको भी जब तक शमित नहीं किया जाएगा तब तक पॉलिसीज में जो चेंजेस हैं वो ठीक से नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के समाहार के लिए आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर को आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं कि आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर इस विषय के भी विशेषज्ञ हैं, प्रवासी साहित्य पे उनकी गहरी रुचि रही है, और वो बाहर भीतर भी बहुत जगहों पे आते जाते रहे हैं। मुझे लगता है हमें उनके ज्ञान और अनुभव दोनों का लाभ इस समाहार वक्तव्य में मिलेगा, तो मैं उनको विनम्रता से निमंत्रित करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर तिवारी। आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, हमारे सभी सब कुलपति बंधु और जितने भी विद्यापीठों के निदेशक यहाँ उपस्थित हैं, और हमारे क्षेत्रीय केंद्रों जो हमारे में बैठे हुए हमारे साथी हैं, हमारे सारे विद्यार्थी जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व भर में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम केवल जो यहाँ संख्या दिख रही है 25 की, वही संख्या नहीं है
बल्कि ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ज्ञानवाणी, ज्ञानधारा, फेसबुक, ट्विटर, सब पर यह कार्यक्रम सीधा जा रहा है, लाइव चल रहा है और YouTube के जरिए भी हमारे विद्यार्थी और हमारे साथी इसको सुन रहे हैं। मैं प्रोफेसर अजय दुबे का जब ये वक्तव्य सुन रहा था और जिस तरह से ऐतिहासिक संदर्भ के साथ साथ वर्तमान तक उन्होंने एक स्पष्ट रेखा खींची, तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि भारत जो अपने आरंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत देश है, जहां वह केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि विश्व के बारे में सोचता है। और भारत के इतिहास को हम अगर देखें तो, और जिसने भारतीय इतिहास को पढ़ा है, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है, वो सब जानते हैं कि भारत हमेशा से विद्या और व्यापार दोनों में ही अग्रणी रहा है और जितने भी आक्रमणकारी यहां आए, जिन्होंने हमारे देश पर आधिपत्य स्थापित किया, उनका एक ही उद्देश्य होता था कि यहाँ की जो संपदा है उस संपदा को कैसे वो अपने पास वापस ले जा सकें। और ये संपदा केवल आंतरिक आर्थिक व्यवस्था से ही संचालित नहीं थी, बल्कि विश्व भर के व्यापार और उत्पादन पर जो हमारा वर्चस्व था, उस पर हमारी अर्थव्यवस्था का उत्कर्ष निर्भर था। हम उत्पादन करते थे और विश्व के पास, किसी भी देश के पास, चाहे वो इंग्लैंड, यूएस, कोई भी देश हो, उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं था सोने और चांदी के अलावा, जिसको हम कहा करते थे कि हम कपड़े, मसाले और तमाम तरह के उत्पाद हम ले जाते हैं और वहां से बुलियन लेके आते हैं। इस तरह से हमारा विकास हो रहा था। अंततः हमारे देश में विदेशी शासन का साम्राज्य स्थापित हुआ, इस्लामी शासन आया हमारे देश में और यहाँ की संस्कृति पर पहला आघात तभी किया गया। और जब यूरोपीय शक्तियां यहां आई, खासतौर पर अंग्रेज जब यहां आए, और भी यूरोपीय शक्तियां, फ्रेंच, डच, सबने यहां अपना अपना स्थान बनाया, उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ के उद्योगों को नष्ट करना और यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, उस पर अपना जोर बनाना। और साथ साथ उन्हें ये लगा कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं और यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर जो अपने खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें कैसे
बहला फुसलाकर अपने उपनिवेशों में ले जाया जाए और किस प्रकार गिरमिटिया मजदूर बनाकर उन्हें विभिन्न उपनिवेशों में ले जाया गया, बरगलाकर, फुसलाकर। ये कहानी सब आप लोग जानते हैं। मारीच देश जाना है, पत्थर उठाओगे सोना मिलेगा, आदि आदि कई किंवदंतियां और भ्रांतियां फैलाई गई। हमारे यहां से लोग विदेशों में जाने और व्यापार करने के लिए बड़े प्रयत्नशील रहते थे और उसी प्रलोभन में हमारे यहां से बहुत सारे किसान और मजदूर और खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश और भोजपुरी संस्कृति के जो लोग हैं वो लोग वहां गए। और ऐसा नहीं है कि केवल भारत के पूर्वी हिस्से से ही लोग गए, दक्षिण से भी बहुत लोग गए। जब मैं मॉरिशस गया था तो वहां देखा कि वहां केवल हिंदुओं की ही पूज्य स्थली नहीं है, बल्कि जो हिंदू का जो विस्तार है पूरा, जो हमारा जो एक वसुदेव कुटुंबकम का जो एक विस्तार है, वहां विस्तार देखने को मिलता है। कहीं शिवाला है तो कहीं गंगा है, तो कहीं दक्षिण के भी मंदिर वहां स्थापित है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं और उसमें जब गिरमिटिया मजदूरों की दास्तां पढ़ते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि किस तरह से उन लोगों ने अपनी तमाम पीड़ाओं और तमाम शोषण के बावजूद रामचरितमानस को बचा के रखा। और यही रामचरितमानस उनकी एकता का भी केंद्र बना और आर्य समाज भी पहुंचा वहां। आर्य समाज की कितनी संस्थाएं वहां गईं भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और ये केवल मॉरिशस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों में जहां जहां भारत के लोग गए और उन्होंने अपनी थाती को, अपनी संस्कृति को बचा के रखा। बहुत अच्छा कहा प्रोफेसर अजय दुबे ने कि जो भारतीय संस्कृति औपनिवेशिक दास्ता के बीच सिसक रही थी, उस भारतीय संस्कृति, उस हिंदू संस्कृति को इन लोगों ने बचा के रखा, संजो के रखा। और आज भी हम उन देशों का अध्ययन करें, प्रोफेसर अजय दुबे तो इस क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन जो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है पुस्तकों के माध्यम से और अभिमन्यु अनंत को पढ़कर, वो और देखकर, जहां तक मैं देख पाया, वहां पर मैंने ये देखा कि भारत के प्रति जो सम्मान है, भारत के प्रति जो एक ललक है उनके भीतर, चाहे वो किसी भी रूप में हो, परिधान के रूप में हो, त्योहार के रूप में हो, खान पान के रूप में हो, यहां के लोग दाल पूड़ी और खीर को जरूर भूल सकते हैं, लेकिन वहां अगर कोई अतिथि आया हो
तो उसको दल पूड़ी जरूर खिलाएंगे वो लोग। ये जो संस्कृति को बचा के रखने का है, गंगा वहां ले गए, अपनी गंगा बनाई, तीर्थ स्थली बनाई अपनी, और हिंदी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम वहां देखने के लायक है। हम लोग बड़े संकोच करते हैं हिंदी बोलने में, ये कहने में कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमें हिंदी आती है, बड़ा संकोच करते हैं। लेकिन वहां देखा, वहां कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है। गांधी जी के प्रति जो आस्था है लोगों की, और शिवाला, हर घर में शिवाला, हर घर के बाहर शिवाला, और कई शब्द जिन शब्दों को हम भूल चुके हैं। कलिया, एक शब्द मैंने सुना, कलिया, उन शब्दों को हम भूल चुके थे। जब हम अभिमन्यु अनंत का साक्षात्कार ले रहे थे या रामदेव धुरंधर का साक्षात्कार ले रहे थे, चिंतामणि जी का साक्षात्कार ले रहे थे, और इन सब के घरों में हम गए, हमारी टीम, इग्नू की टीम गई, और हमने ये देखा कि किस भाव से वो हमारा स्वागत कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की जो संकल्पना है, उस अतिथि देवो भव की संकल्पना को उन्होंने किस तरह, एक नवजात शिशु को जिस तरह से हम बचा कर रखते हैं ठंड से, गर्मी से, धूप से, बरसात से, वैसे ही उन्होंने उसको बचा के रखा हुआ। हम जब एक टैक्सी से एयरपोर्ट से अपने आवास स्थल की ओर जा रहे थे, तो भारतीय मूल का एक व्यक्ति जिसके पुरखे वहां गए थे, उसने भोजपुरी गाना लगा दिया उस गाड़ी में, और थोड़ी थोड़ी भोजपुरी बोलने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि वहां जाकर स्थानीय भाषा और फ्रेंच और सारी भाषाएं मिलकर, जिसको क्रियोल के रूप में हम जानते हैं, मिली जुली जो भाषा है, लेकिन सब भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक हैं। उनके अंदर एक आकुलता है भारत से कनेक्ट होने की, हमारी ओर से चाहे जो भी उपेक्षा का भाव रहा हो। और प्रोफेसर अजय दुबे जी ने जो इतिहास के उन पन्नों को खोल कर रखा, वह बहुत उदास करने वाला है, क्षोभ उत्पन्न करने वाला है। ये कैसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति और भारतीय मिट्टी को पहचान नहीं पाए और अपने ही लोगों को छोड़ दिया, और जब जरूरत पड़ी तो उनकी ओर दौड़े। तो प्रोफेसर अजय दुबे ने कहा कि तू कौन? लेकिन जब उनको सम्मान मिला, प्रोफेसर अजय दुबे के शब्दों में जो कनेक्ट होने की जो इच्छा भारतीय राजनीति में उभरी, तो उन लोगों ने गलबहियां लगाया, हमें हमारा स्वागत किया, और केवल हमारी सांस्कृतिक जुड़ाव ही नहीं दिखाया, बल्कि हमारी मदद भी की। हमें आर्थिक तंगी से बाहर भी निकाला। और जो ग्लोबली जो प्रोफेसर अजय दुबे ने बात बताई कि कई देशों का उदाहरण उन्होंने दिया कि उन्होंने अपने डायस्पोरा के लिए जो व्यवस्था की है, जो जुड़ाव रखा है, उससे केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से ही उन देशों को कितना मजबूती प्रदान की गई। अरे भाई, आप थोड़ा सा प्रेम दिखाओ,
और उस प्रेम के बदले आपको जो मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में अभी भी भारत बसा हुआ है। जो लोग ये नहीं जानते हैं, जो अनभिज्ञ हैं, वो भारत को तो नहीं ही जानते हैं, अपने भाइयों को भी नहीं जानते, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, अब तो इंग्लैंड भी, सब जगह। और मॉरिशस तो भारत का दूसरा रूप ही है। वहां जाकर तो आपको लगेगा ही नहीं, चाहे फिजी। अभी एक छोटे से देश गुयाना से भारत का, से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का समझौता हुआ है कि हम वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। और जो 2 मंत्री आई संबोधन के लिए, उन दोनों के नाम से ही यह पता चल गया कि यह भारतीय मूल की हैं। और भारत के प्रति आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वहां के राष्ट्रपति ने चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी कि यदि मैं इलेक्शन जीत गया, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि यदि मैं इलेक्शन जीत गया तो अपने सारे विद्यार्थियों को मैं इग्नू से शिक्षा दिलवाऊंगा, वो भी मुफ्त शिक्षा, सबको स्कॉलरशिप दी जाएगी जो इग्नू से शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये बात इग्नू की नहीं है, वो दूसरे देशों में भी जा सकते थे, लेकिन उनको याद आया इग्नू। क्यों याद आया इग्नू? इसलिए कि वो भारत से जुड़कर अपने पुरखों को भी याद करना चाहते। तो जो अब हम खो चुके सो खो चुके। अब जैसा कि सही कहा प्रोफेसर अजय दुबे जी ने कि जिस प्रकार आरएसएस ने, आर्य समाज ने भारतीय संस्कृति से जुड़ाव पैदा करने के लिए, एक फिर से एक रिश्ता जोड़ने के लिए जो कार्य किया, उसके चलते ये दीप शिखा जलती रही। बाद में जब इस दीप शिखा को संजोया गया तो फिर इसमें से एक रोशनी, प्रखर रोशनी फैली। और आज केवल शुरुआत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी से हुई, और फिर तो जब भाजपा की सरकार आई और खास तौर पर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने जब भारत का नेतृत्व संभाला, तो एक प्रमुखता से ये नीति बनी कि हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के उस आदर्श को पुनर्जीवित करेंगे। और ये जो प्रोफेसर अजय दुबे ने जो ये बात बताई कि भारतीय विदेश नीति में भारत से बाहर रहने वाले लोगों से जो कटाव की बात की गई, वो एक औपनिवेशिक दबाव था और वो एक ऐसे मानस का प्रचारक था जो अभी तक औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सका था। अपने ही लोगों से विच्छिन्नता पैदा करना एक औपनिवेशिक गुलामी का ही, औपनिवेशिक दास्ता का ही एक प्रतिफलन। इस औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति दिलाई भारतीय जनता पार्टी ने,
इस पे कोई दो मत नहीं इसे स्वीकार करने में। बहुत सारे स्तरों पर, चाहे वो हमारी शिक्षा नीति हो, हमें अपनी संस्कृति को, हमें अपने ज्ञान को यह प्रचारित किया गया संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज, कुछ नहीं है उसमें, बकवास है सब। आज जब बातें सामने आ रही हैं, ज्ञान विज्ञान किस तरह से छिपा हुआ है, तो ये सारा जो भारतीय अस्मिता है, उस भारतीय अस्मिता और अपनी परंपरा और अपनी ज्ञान को छोड़कर विदेशी परंपरा से जुड़ना, विदेशी ज्ञान से जुड़ना, वो इसी का हिस्सा है कि हमने अपने लोगों को छोड़ दिया। ये जो प्रवासी अध्ययन है, वह प्रवासी अध्ययन औपनिवेशिक दासता और औपनिवेशिक गुलामी से मुक्त होने का अध्ययन है। मैं प्रोफेसर अजय दुबे जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को अपने अध्ययन का क्षेत्र चुना और उसे इस रूप में हमारे सामने रखा। इससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे साथियों को, हमारे सहकर्मियों को, हमारे अध्यापक बंधुओं को निश्चित रूप से एक दिशा और रोशनी मिलेगी। मेरा यह मानना है कि इस तरह के विषयों को हमें अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। हम नहीं पढ़ाते हैं अपने पाठ्यक्रम में। हमें जो विदेश से आयातित जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को पढ़ाकर हम अपने को विद्वान बनाते हैं, और उससे जो सबसे बड़ी हानि हुई, वह हानि यह हुई कि हम अपने ज्ञान को तिरोहित करते चले गए। तो बंधुओं, आज का यह वक्तव्य प्रोफेसर अजय दुबे जी का नेत्र खोलने वाला है, और यह नवयुवकों के लिए एक आह्वान है कि किस तरह से आप अपनी दृष्टि को परिवर्तित करें और किस तरह से अपने को कनेक्ट करें इंडियन डायस्पोरा से। हम 1 पैसे का प्रेम देंगे, वहां से 10 पैसे का प्रेम मिलेगा। और केवल ये आर्थिक स्थिति की बात नहीं है, ये इसका एक प्रतिफलन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक जो सार्वजनीन और जो भौगोलिक विस्तार, और ये भौगोलिक विस्तार कोई साम्राज्यवादी विस्तार नहीं है, बल्कि एकात्मता है अपने ही भाइयों के साथ जुड़ने की, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको अभी तक काट के रखा हुआ था। तो आजादी के 75वें वर्ष को हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमने आज 38वां व्याख्यान सुना। लगभग मझधार में हम लोग पहुंच चुके हैं, बीच में खड़े हैं। अब न यह किनारा नजर आ रहा है, न वह किनारा नजर आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी इग्नू टीम पतवार चला रही है। इस यात्रा में अजय दुबे जी जैसे बड़े बड़े विद्वान हमारी मदद कर रहे हैं इस हमारी नौका को 75 की ओर ले जाने में। और जैसे ही समय अनुकूल होगा, हम निश्चित रूप से आग्रही हैं इस बात के कि सब फिर मिलेंगे जुलेंगे हम लोग,
और इस आभासी माध्यम के द्वारा भी और साक्षात उपस्थिति के द्वारा भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमें सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अगर हम योगदान दे दें तो एक बहुत ही सशक्त देश बन सकता है। मैं कभी भी चीन की तरह साम्राज्यवादी देश बनने की संकल्पना या परिकल्पना नहीं करता हूं। शक्तिशाली बने हम, मजबूत बने हम, लेकिन दूसरों की ओर निगाह नहीं उठाए। निगाह अगर उठाएं तो प्रेम का स्रोत उसमें बहता हुआ नजर आए। यही तो भारतीयता है। तो इसलिए एक अजस्र धारा बह रही है, हम उस धारा के साथ चल रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग हमें मिल रहा है और मुझे उम्मीद है, और केवल उम्मीद ही नहीं है बल्कि मैं दृढ़ संकल्प हूं कि 75वां व्याख्यान भी हमारा संपन्न होगा और उस दिन हम यह कह सकेंगे कि थोड़ा अर्घ्य तो हमने भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर। आप दोनों विद्वानों के वक्तव्य को सुनकर हम लोग अत्यंत ही आह्लादित हैं। और आदरणीय अजय सर और सत्यकाम सर दोनों के व्याख्यान में जो बातें निकली, एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय डायस्पोरा को देखने, सोचने, समझने का जो नजरिया है वह हम किस तरह से देखते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा इतिहास बोध किस तरह का है, हमारा भारत का बोध किस तरह का है, हमारी अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के प्रति बोध किस तरह का है। एक वर्ग ऐसा भी है जो यह कहता है कि भारत का जन्म ही 1947 के बाद होता है। यही इतिहास का बोध रखने वाला वह वर्ग है जो इन प्रवासी भारतीयों के महत्व को नहीं समझता या उनसे खुद को डिसोसिएट करने का प्रयास करता है। लेकिन जो सनातन भारतीय संस्कृति को समझने वाला वर्ग है, जिसकी तरफ आदरणीय सत्यकाम सर ने इशारा किया है कि अजस्र धारा बह रही है, उस सनातनता को समझने वाला जो वर्ग है, उस इतिहास बोध को समझने वाला जो वर्ग है, वह जानता है कि हमें उनके साथ किस तरह से जुड़ना है और उनको किस तरह से जोड़ना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह रक्त और मज्जा से जुड़ा हुआ मसला है, यह किसी राजनीति या किसी भौगोलिकता से जुड़ा हुआ मसला नहीं। आदरणीय सत्यकाम सर ने एक लेखक की तरफ इशारा किया, आदरणीय अभिमन्यु वनज जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़े लेखक हैं। मैं उनकी 4 लाइनें पढ़ के फिर आगे बढ़ाऊंगा कार्यक्रम को। और यह लाइनें यह हम सबको दिखाती हैं कि किस तरह से एकेडमिक्स ने भी, इतिहास ने भी किस तरह से अन्याय किया इन लोगों के साथ। हिंद महासागर की लहरों से तैर कर आई गंगा की स्वर लहरी को सुन, फिर याद आ गया मुझे वह काला इतिहास, उसका विसारा हुआ वह अनजान अप्रवासी देश के। अंधे इतिहास ने न तो उसे देखा था, न तो गूंगे इतिहास ने कभी सुनाई उसकी पूरी कहानी हमें, न ही बहरे इतिहास ने सुना था उसकी चित्कारों को, जिसकी इस माटी पर बही थी पहली बूंद पसीने की, जिसकी चट्टानों के बीच हरियाली उगाई थी, नंगी पीठों पर सहकर बांसों की बौछार, बहा बहा कर लाल पसीना वह पहला गिरमिटिया, इस माटी का बेटा जो मेरा भी अपना था तेरा भी अपना। तो वह मेरा भी अपना और तेरा भी अपना की जो संकल्पना है, वह उस भारत के बोध को समझने की संकल्पना है, वो सही इतिहास दृष्टि को समझने की संकल्पना है। आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर, आपके अनुभव और ज्ञान का आज हमें बहुत लाभ मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अजय दुबे जी, आपका भी अभिनंदन। अब मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए सुरेश जी को आमंत्रित करने से पहले एक छोटा अनुरोध आदरणीय अजय जी आपसे करूंगा। हम लोग की यह संकल्पना है कि ये जितने भी कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, इनको हम एक पुस्तक के रूप में भी इन सारे व्याख्यानों को प्रकाशित करेंगे
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका एक लिखित रूप आप हमें जरूर उपलब्ध कराएं। बेशक आप थोड़ा समय ले लें, मैं आपसे स्वयं संपर्क करूंगा फोन के माध्यम से भी और ईमेल के माध्यम से भी, लेकिन आप जरूर उपलब्ध कराएं ताकि हम उसको इस पुस्तक में शामिल कर सकें। अब मैं सुरेश जी को आज के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए निमंत्रित करता हूं। सभी को नमस्कार। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव की 38वीं व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे मध्य पधारे प्रोफेसर अजय दुबे जी, आप अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान JNU के प्रोफेसर हैं और आप विषय के विशेषज्ञ हैं। महोदय, आप हमारे मध्य आए और आपने भारत और उसके वैश्विक प्रवासी स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों तक उनसे भारत के संबंध, इस विषय पर अपनी बात रखी। महोदय, आप जब बता रहे थे मुझे याद आ रहा था, मैं कनेक्ट भी अपने आप को कर रहा था कि कैसे हमारे यहाँ से गए हुए लोग और उन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को आज भी बचा कर रखा हुआ है। विगत 2 वर्ष पहले उज्जैन में हमने अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल सम्मेलन किया था और विश्व के 8 देशों से वहां पर गुरुकुल चलाने वाले लोग आए थे और उन्होंने किस तरह से आज भी भारत की परंपरा को जैसे यहाँ से लेकर गए थे वैसा का वैसा वहां जीवित रखा हुआ है। उनसे मैंने अलग अलग करके चर्चा की और आप जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब मैं उन चीजों को भी याद कर रहा था। तो आपने बड़े ही सारगर्भित अंदाज में अपनी बात रखी और हमें अभिभूत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस व्याख्यान और लगातार 75 व्याख्यानों के हमारे प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, आप हमारे इग्नू के माननीय कुलपति, आपकी सतत प्रेरणा और सतत मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय परिवार के माननीय समकुलपति गण प्रोफेसर RP दास जी, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी, प्रोफेसर उमा कांजी लाल जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक माननीय समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम जी, आज का जो समाहार आपने प्रस्तुत किया, आपने प्रोफेसर अजय दुबे जी की बात को और भी सरल करके और हमारे मध्य रखी बात आपने बहुत सारे संकेत हमको ऐसे दिए। आज जब आप गुयाना का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे तब मुझे वो भारत बोध जब इग्नू में आयोजित हुआ था और भारतीय शिक्षण मंडल उसके आयोजकत्व में था, साथ में आयोजन हुआ था और उस समय की बातों को भी आपने ताजा किया और आपने ये भी बताया कि इग्नू ऐसी भूमिका अब अदा कर सकता है। और अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें ऐसे प्रावधान भी है कि हम भारत के विश्वविद्यालय पूरे देश में अपने सेंटर खोल करके और भारतीय डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को फिर से कनेक्ट करेंगे और हम इंटरनेशनल रिलेशन को और मजबूत करेंगे। उसमें इग्नू बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ऐसी बातें आपने आज संकेत रूप में हमारे मध्य रखी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी अपेक्षा भी कि ये जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम और प्रवासी अध्ययन केंद्र है ये उसमें महती भूमिका निभाए, ऐसी अपेक्षा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय परिवार के सभी विद्यापीठों के निदेशक गण, हमारे क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक महोदय गण, विश्वविद्यालय परिवार के सभी प्रोफेसर और विद्वान साथियों, सभी इकाई के प्रमुख, डायरेक्टर्स, सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय परिवार के प्रशासनिक क्षेत्र के सभी कुल सचिव, उपकुल सचिव और इस विश्वविद्यालय परिवार के आज के आभासी माध्यम से जुड़े सभी श्रोता बंधु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस चर्चा के, इस व्याख्यान के, इन वेबिनारों के प्रसारण में जिनकी महती भूमिका रहती है, ऐसे ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, स्वयं प्रभा और भी फेसबुक
यूट्यूब, जहां जहां पे भी प्रसारण में विश्वविद्यालय परिवार लगा हुआ है, वो सभी टीम के सभी प्रमुखों को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज के इस व्याख्यान में हमारे केंद्र के संजय शाह जी और उनकी टीम जो तकनीकी रूप से इसमें महती भूमिका निभा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर सुशील तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। हम सदैव अपने कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के द्वारा करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हों और संजय जी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान का संचालन करें।